हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। हम कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर का नाम और बहुत सारे लेक्चर्स हम निकाल चुके हैं जिसमें कूलम्स लॉ सीखा है और उनके द्वारा एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कैसे फोर्स लगाता है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक सी डेफिनेशन सीखी, अलग-अलग यूनिट सीखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करके आए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही यूनिक, खूबसूरत, अच्छा प्यारा टॉपिक शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जो सच बताऊं तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग होना चाहिए। बच्चे थोड़ा भागते हैं इससे, लेकिन जब प्रीवियस ईयर खोल कर देखते हैं तो उन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस किया था, एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, ऐसे लाखों एग्जांपल्स हैं जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत काम करता है। आज उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सिस क्या होती है डाइपोल की, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है डाइपोल का, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, और यहां से जब हम पोटेंशियल कर रहे होंगे तो एंड में पोटेंशियल से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर आपको अलविदा कहेंगे और अगले लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर है वो और जो करंट लेक्चर होगा ये आपको डाइपोल की और पोटेंशियल की बहुत अच्छी जानकारी देगा। काम का लेक्चर है, बहुत अच्छा है, डिटेल में सीखेंगे, डेरिवेशन है, पेपर में जरूर आती है, लेक्चर आपको बहुत काम आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा। नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर आप आरटी एकेडमी को शेयर करेंगे सबके साथ तो आपकी भी खुशियां बढ़ेंगी, सबकी बढ़ेंगी, सबको अच्छी फिजिक्स आएगी और जब सबको अच्छी फिजिक्स आएगी तो सबकी खुशियां बढ़ने ही वाली हैं, मार्क्स बढ़ेंगे आपके। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैं पढ़कर आया हूं आईआईटी कानपुर से। बहुत सारे फिजिक्स आपके लिए, बहुत सारी तो नहीं कहना चाहिए यार, दुनिया में पता नहीं कितने फिजिक्स है, पर जितनी भी पढ़ी है आपको बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाएंगे हम। और क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में दे ही चुके हैं। आज की बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, लेक्चर नंबर 16। मत भूलिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आरटी एकेडमी याद कर लो और मेरा नाम याद कर लो, इंद्रजीत सिंह, है ना। फिजिक्स पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगी। आज का एजेंडा जो है वो स्टार्ट होता है यहां से। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात की। बहुत सारे डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चन भी किए, एक चार्ज, दो चार्ज, एक्सेट्रा इस तरह से डाइपोल मूवमेंट निकाले। वेक्टर क्वांटिटी होती है, सीखी, उसके SI यूनिट क्या होती है वो सीखी। उसके बाद कई सिस्टम्स बनाए, उन सिस्टम क्या डाइपोल मूवमेंट आएंगे वो देखें। आज का एजेंडा इलेक्ट्रिक फील्ड करने का है। एक मेरी इच्छा है कि आपको डाइपोल मूवमेंट का पहले एक प्रॉब्लम करा दिया जाए, इसलिए सबसे पहले वो प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपको सबसे पहले प्रॉब्लम कराएं, इसमें पॉइंट चार्जेस नहीं है, इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है और डाइपोल मूवमेंट निकालने की बात आ रही है। क्वेश्चन देखो क्या है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पे आएंगे। सबसे पहली कहानी क्या है, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ये बना हुआ है आपके पास, एक क्वार्टर सर्कल बना हुआ है, क्वार्टर रिंग टाइप की चीज है, दिखाई दे रही। और इस क्वार्टर रिंग पे कोई चार्ज है जिसका अमाउंट है +q। प्लस इसलिए कि यहाँ पे प्लस दिखाया जा रहा है आपको जानबूझकर। ये प्लस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, +q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्वार्टर रिंग। जो भी रिंग बनी हुई है इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर बराबर टुकड़े पर बराबर चार्ज निकलेगा, ठीक है। और सेंटर पर -q चार्ज रखा है। अब जो -q चार्ज रखा है तो +q और -q, यानी एक चार्ज है +q, एक चार्ज है -q, मैग्नीट्यूड में बराबर है, साइन में, नेचर में ऑपोजिट है। तो इन दोनों से मिलने वाला एक डाइपोल तो बनता है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो लॉजिकली इनसे डाइपोल जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही है। लेकिन कैसे डाइपोल बनेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इस -q को पीट लो, कोट लो, एकदम चूरा बना लो, पाउडर फॉर्म में कर लो। तो क्या ये बहुत छोटे छोटे dq चार्जेस में टूट जाएगा? जवाब यहाँ टूट जाएगा। और वो सारे dq एक ही जगह पर इकट्ठा हैं, इस वजह से वो मिलके q बन जा रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये q चार्ज इस पूरे क्वार्टर रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जवाब है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा और वो होगा
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। देखिए कैसे, इन सवालों को करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो है एलिमेंट लेने का। हम किसी थीटा एंगल पर डंग टंग टंग हम किसी थीटा एंगल पर जाते हैं, जैसे ये। कहां से थीटा एंगल बेटा? तो यहां से थीटा एंगल आपको दिख रहा होगा। थीटा एंगल पर जाकर हम आपको डी थीटा और जाने की सलाह देते हैं। डी थीटा कितना एंगल होता है? ये बहुत छोटा एंगल होता है। डिफरेंशियल एलिमेंट, क्योंकि 11th क्लास से आप 12th में आ चुके हैं तो डिफरेंशियल एलिमेंट के बारे में आपको पता है। दिस इज अप्रोचिंग जीरो, डी थीटा अप्रोचिंग जीरो, बहुत छोटा है। इतना बड़ा क्यों बनाया? वरना आपको दिखता नहीं, ठीक है, इसलिए इसको बड़ा बना दिया। अब ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट जो आर्क बन रही है छोटी सी, दिस आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, यहां से नजर आता है। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे डी थीटा, क्योंकि इस छोटे से एंगल डी थीटा का आर्क है ये, इंटू रेडियस का मतलब ये हुआ कि हम r इंटू डी थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये r इंटू डी थीटा है। एक और चीज दैट लैम्डा इज इक्वल टू नथिंग बट q बाय l, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ को बोलेंगे लैम्डा। तो अगर x लेंथ में बात करने लग जाए तो लैम्डा इंटू x होगा। क्लियर है मेरी बात? इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, समझना इस लैम्डा का मतलब क्या है। l लेंथ थी तो q चार्ज था, 1 लेंथ होगी तो q बाई l चार्ज होगा, तो x लेंथ होगी तो q बाई l इंटू x चार्ज होगा। r इंटू डी थीटा लेंथ है तो हम कहेंगे q बाई l इंटू x की जगह अब क्या आ गया? r इंटू डी थीटा, इतना चार्ज होगा। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया तो बेसिकली q बाई l को हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा, तो लैम्डा इंटू r डी थीटा चार्ज ये आएगा वहां पर। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप पे काम का नहीं है ये, हम सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। तो फिर ये जो चीज है इसमें बहुत छोटा सा चार्ज dq समाया हुआ है। उस dq की अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी लैम्डा इनटू r d थीटा। क्लियर है मेरी बात? जवाब यहां क्लियर तो है। अब गौर से देखें, इसी का रेप्लिका बनाने की कोशिश करें। रेप्लिका बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर आपने एक माइनस dq चार्ज लिया और थीटा एंगल पर r रेडियस की दूरी पर आपके पास एक यहां पर चार्ज है दैट इज प्लस dq। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। और वो ये प्लस dq पॉइंट टाइप का चार्ज बन गया, क्योंकि हमने पता है कि d थीटा बहुत छोटा है, अप्रोचिंग जीरो है। तो ये जितना बड़ा मैं आर्क दिखा रहा हूं आपको ताकि विजिबल रहे, उसकी बजाय बहुत छोटा पॉइंट टाइप का पार्टिकल है। तो यहां पर कुछ ऐसा बन गया। अब आप देखें कि जो डाइपोल मोमेंट है बेटे वो माइनस से प्लस की तरफ इस प्रकार से होता है, तो दिस बिकम्स योर डाइपोल मोमेंट। अब इस सिस्टम का नन्हा सा डाइपोल मोमेंट dp वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा, वेक्टर में तो नहीं लिखना चाहिए जानबूझकर, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने, डायरेक्शन तो अपनी मर्जी से निकाल लेंगे। dp को देखें अगर बेटे तो dp जो होगा वो होगा dq इंटू r। चार्ज dq है और इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन r है। अगर मैं चाहूं कि टोटल डाइपोल मोमेंट निकालो तो टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो इनका वेक्टर सम निकलेगा। जवाब है हाँ, वेक्टर सम निकलेगा। क्या किया जाए? गौर से देखना बेटा इस बात को, अभी काम की बातें आएंगी। ये डाइपोल जो है वो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है थीटा एंगल पर। मान लो मैंने एलिमेंट को यहां पर लिया होता तो डाइपोल जो था वो dq और यहां के dq का ऐसे पॉइंट करता, तो डाइपोल की डायरेक्शन, यहां का डाइपोल मूवमेंट ऐसे पॉइंट कर रहा है और यहां का डाइपोल मूवमेंट ऐसे पॉइंट करता, तो बेसिकली डायरेक्शन बदल रही है डाइपोल मूवमेंट की। जब भी कभी एलिमेंट बदलने से, स्टेटमेंट नोट कर लो अपने पास, जब भी कभी एलिमेंट बदलने से, यहां एलिमेंट लिया तो इधर डाइपोल आ रहा, इधर एलिमेंट लेते तो ऊपर डाइपोल मूवमेंट आता। एलिमेंट बदलने से वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए, एलिमेंट बदलने से वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए तो हमेशा कंपोनेंट कर लेने चाहिए। तो आइए साहब कंपोनेंट कर लें। इन साहब का एक कंपोनेंट x एक्सिस में आएगा इस प्रकार से और एक कंपोनेंट y एक्सिस में आएगा इस प्रकार से। आप देखो तो इसको लिखोगे dp cos थीटा और ऊपर देखो तो आप लिखोगे dp sin थीटा। कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। अब dp cos थीटा अलग निकालो और dp sin थीटा अलग निकालो, इसे dpx बोल दो और इसे dpy बोल दो। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। आओ देखो, x एक्सिस में जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ dpx ही होगा तो dp टाइम्स cos थीटा लिखेंगे।
और वाई एक्सिस में जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा। अब dp की वैल्यू ढूंढो, dp की वैल्यू dqr है और dq की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो लैम्डा r d थीटा है, तो हम dq की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा r d थीटा और ये वाला r पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे बन गया r स्क्वायर, ये हो गया। अब गौर से देखो इसको क्या लिखेंगे बेटा, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा r स्क्वायर cos थीटा और मैं d थीटा को cos थीटा के आगे लिख रहा हूँ, तो लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, r स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, आई कैन राइट इट एज cos थीटा d थीटा। दुनिया को कुछ अच्छा लगा, हम लिखेंगे लैम्डा r स्क्वायर cos थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बिकम sin थीटा और sin थीटा की जब आप लिमिट लगाएंगे बेटा तो देखें आपने एंगल इस बेस लाइन से कंसीडर किया है यहां से थीटा, तो लॉजिकल यहां से एंगल शुरू होगा और जब आप रिंग के एंड पॉइंट पर चले जाएंगे तो आप 90 डिग्री का एंगल मैक्सिमम घूम चुके होंगे, तो 0 to 90 ये क्वार्टर रिंग हो गई, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2। रेडियंस में लिमिट लगा रहे हैं, आप चाहे तो डिग्री में भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, 12th क्लास के बच्चे हैं डिग्री रेडियन जानते हैं। sin थीटा की जगह हम लोग लिमिट लगाएं तो लिखेंगे sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 और आप देखें sin 0 की वैल्यू तो लॉजिकली 0 हो जाती है और sin पाई बाई 2 जो होता है वो 1 होता है, दिस बिकम्स लैम्डा r स्क्वायर। तो px जो है बेटे वो लैम्डा r स्क्वायर आ गया, लैम्डा इज समथिंग, ठीक है। पर अब लैम्डा क्या है वो पता करें, तो हमने कहा था कि लैम्डा का मतलब होता है q बाई l, q बाई l का मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज कितना है बेटा q, मैंने q को q ही रहने दिया, l की जगह क्या करें, अब l का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, पर टोटल लेंथ ऑफ द रिंग क्या है, क्वार्टर रिंग है, तो जवाब है क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग की जो लेंथ होती है वो होती है पाई r बाई 2, 2 पाई r बाई 4 बेसिकली, पूरी पेरिफेरी 2 पाई r होती है, उसका 1/4 कर दोगे तो पाई r बाई 2 अपॉन वाला 2 ऊपर चला गया, दिस बिकम्स योर लैम्डा। तो अब देखिए क्या लिखा गया लैम्डा को, लैम्डा को लिखेंगे 2q बाई पाई r इनटू r स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 2qr बाई पाई, ये आपका बेटा px निकल के आया, ठीक लगा। अब py की भी चर्चा कर लो, जब तुम py की चर्चा करोगे तो you will again write it as, ये पूरा तो वही लिखा जाएगा, तो लैम्डा इनटू r स्क्वायर पहले के जैसे बाहर आ जाएगा और अंदर cos की जगह लिखा जाएगा बेटा sin थीटा d थीटा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे मेरे बच्चे जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, लिमिट अगेन 0 से पाई बाई 2 लगाई जाएगी, इस माइनस को बेटा हम बाहर निकाल लेंगे जानबूझकर, लिमिट लगाएंगे cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, दुनिया जानती है कि cos पाई बाई 2 cos 90 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस बिकम्स माइनस लैम्डा r स्क्वायर और अंदर माइनस 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 1 बन जाएगा, दिस अगेन बिकम्स लैम्डा r स्क्वायर, पहले के जैसा लैम्डा r स्क्वायर आया है तो हम इसको फिर से पहले के जैसे सॉल्व करके 2qr बाई पाई लिख सकते हैं, यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का डाइपोल मोमेंट बिल्कुल बराबर बराबर आया, अच्छी बात है। इसको थोड़ा छोटा कर लें, जगह अच्छी हो जाएगी हमारे पास, इसी पेज पे हम काम को निपटा पाएंगे। अब अगर कोई बच्चा ये कहने की कोशिश करे कि सर हमें नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, तो हम कहेंगे p नेट देखो कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एक x एक्सिस का डाइपोल मोमेंट है और एक y एक्सिस का डाइपोल मोमेंट है, तो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हुआ करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर का रूट, ये तो आता है जवाब है ना। अब ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो आप इसको एक क्वांटिटी मान लीजिए, लेट्स से कुछ a, तो लॉजिकली इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा a, तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो हम लिखेंगे रूट 2a और a की जगह अगर वैल्यू डाल दोगे तो a की जगह वैल्यू है हमारी 2qr बाई पाई, तो नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स 2 रूट 2 q टाइम्स r अपॉन पाई, ये हमारी वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर कोई बच्चा इसमें और जुगत लगाना चाहे कि नहीं हमें तो और बदतमीजी करनी है, तो तुम देखो कि जो y एक्सिस में डाइपोल मोमेंट है वो बेटा ऊपर की तरफ है और जो x एक्सिस में डाइपोल मोमेंट है वो इधर है, इसको हम बोलेंगे py, इसको हम बोलेंगे px, px की जगह लिखा हुआ है 2qr बाई पाई और py की जगह भी हमारे पास लिखा है 2qr बाई पाई, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है।
इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डाइपोल मोमेंट्स निकाले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, और लिमिट लेने का तरीका मैंने आपको बताया, एलिमेंट लेने का तरीका भी बताया। क्या करें, अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहां से चर्चा है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। डाइपोल एक ऐसी एंटिटी है जिसका एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, और वो एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर एक दूसरे के पास सिचुएटेड होंगे और सेटल्ड रहेंगे। ठीक है, हमारे पास एक -q एक +q चार्ज रखा हुआ है। इन सब के बीच की दूरी, जो चार्जेस के बीच की दूरी है, उसे मैंने 2a मान रखा है। जब आप इसके पीछे कई बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि 2a क्यों माना, पहले तो आप d ले रहे थे कल के लेक्चर में, बीच की दूरी कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, अगर मैं p पॉइंट ले रहा हूं, कहीं पॉइंट लेता और कहता डाइपोल से क्या डिस्टेंस है, मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज से नहीं पूछ रहा, आई एम कंसीडरिंग दिस प्लस माइनस चार्ज एज अ सिस्टम, दिस डाइपोल इज अ सिस्टम। और जब मैं कहूंगा कि इस सिस्टम से किसी पॉइंट की क्या दूरी है, तो मैं कहां से वो सेपरेशन नापूंगा, क्या प्लस चार्ज से नापूंगा या माइनस से नापूंगा? तो जवाब है इनसे नहीं, इनके मिड पॉइंट से मुझे सेपरेशन को मेजर करना है। So all the distances measured from the midpoint of the dipole will consider to be the distances from the dipole. जितनी भी distances को midpoint से नापा जाएगा वो dipole से दूरियां कहलाएंगी। इसका मतलब अगर कहा जाए कि p point dipole से कितना दूर है, तो आप dipole के midpoint से उसे नापें। अब बीच की दूरी को 2a लेने का फायदा ये है कि आधा ये a आधा ये a हो जाएगा, तो आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे। जवाब है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिमाग में रखिएगा इस बात को कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये पी पॉइंट है जिसको हम लोग फील्ड पॉइंट बोला करते हैं, तो फील्ड पॉइंट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पर फील्ड जो है बेटे वो दो कारणों से आएगी। पहला तो प्लस चार्ज से आएगी, प्लस चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि हमेशा रिपेलिंग टाइप की फील्ड होती है, दूर की तरफ निकलेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो याद है ना। और माइनस चार्ज की फील्ड हमेशा होगी टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ, तो हम कहेंगे E ड्यू टू -q। और जो E नेट होगी, क्योंकि ये दोनों फील्ड एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो लॉजिकली एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। E ड्यू टू +q माइनस E ड्यू टू -q, ये हमारा आंसर होगा। अब बात है कि E ड्यू टू +q क्या होगा वो देखें। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लस चार्ज से लिखी जा रही है, और प्लस चार्ज से अगर P पॉइंट के सेपरेशन को नापना है, तो सेंटर से मैंने दूरी P पॉइंट की मान रखी है r, और सेंटर से ये दूरी है a, तो लॉजिकली r में से a को घटा दो तो बचेगा r - a, तो प्लस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो r - a। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब r माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन जो है वो r माइनस a हो गया, माइनस 1/4πε0 q बाय, अब ये माइनस चार्ज की फील्ड निकालनी है, ये इस मिड पॉइंट से r से a डिस्टेंस और ज्यादा आगे है, तो लॉजिकली यहां तक r चले, a और आगे चले, तो ये p से -q का सेपरेशन r + a हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे r + a का होल स्क्वायर, ले दिया हमने। अब क्या किया जाए, कुछ खास नहीं, बस इसमें से देखो कि q डिवाइडेड बाय 4πε0 को कॉमन ले लो, और यहां पर हमारे पास बचेगा r - a रेज़ टू पावर 2 -1/r + a रेज़ टू पावर 2। अब इनको सॉल्व करना है, बेसिक अलजेब्रा है 8th स्टैंडर्ड की, बस हम इसको करने जा रहे हैं। तो देखो क्या सीन है, हमारे पास q/4πε0 बाहर रह गया, नीचे देखोगे बेटा तो r स्क्वायर - a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा r + a का होल स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर इधर ऊपर चला आएगा r - a का होल स्क्वायर। नाउ ओपन इट अप, जब इसे ओपन करोगे तो बेटा लिखोगे q डिवाइडेड बाय 4πε0, और यहां बनेगा बेटा आपका r स्क्वायर + a स्क्वायर + 2ar, और फिर जब इसे ओपन करोगे तो लिखोगे -r स्क्वायर - a स्क्वायर + 2ar। सर फॉर्मूला तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab होता है, तो बाहर माइनस लगा है, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। नाउ यू कैन राइट इट एज r स्क्वायर - a स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। अब यहां पर कुछ मारामारी होगी,
कौन सी मारा मारी होगी, गौर से देखो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और 2ar सेम साइन के हैं तो वो ऐड अप हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए बेटा उनको, और जब आप उसे ऐड करेंगे तो लिखेंगे बेटा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर की स्टोरी है 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। इस 4 को हम डिवाइड कर लें 2 into 2 में, मतलब इसको इस तरह से ब्रेक कर लें, तो आई कैन राइट इट एज 2qa into 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सी, ये क्या किया आपने, बस 2 में 4 को तोड़ लिया। ऐसा तोड़ने से क्या मिला, वो क्या मिलेगा, कारण ये है कि आप इस फैक्टर को अगर देखें तो ये डाइपोल मोमेंट है। इस पूरे सिस्टम में अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखने की कोशिश करूं तो चार्ज है q, और चार्जेस के बीच का सेपरेशन a ना होके 2a है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो p into 2a है, और 2a हमने वही अलग कर लिया, तो दिस बिकम्स नथिंग बट डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज नथिंग बट 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोगों ने पहले ये बात कही है कि डाइपोल के चार्जेस बहुत पास में होते हैं। कितना पास में होते हैं, तो आपको बताते हैं कितना पास में होते हैं। ये डाइपोल बहुत छोटा है, आप समझिए मिलीमीटर्स में है, माइक्रोमीटर्स में, और ये जो पॉइंट है वो मीटर्स की दूरी पर है। ये जितना बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि आपको मीटर्स में दिखाया जाए, 100 मिलीमीटर्स में दिखाया जाए, हम रीजनेबल लेंथ लेकर के काम कर लेते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर्स के डिस्टेंस है, और ये जो पी पॉइंट है मीटर्स के डिस्टेंस पे, तो 1000 गुना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए हम कहते हैं, ये होता है रियल लाइफ में, इवन पिकोमीटर्स में दूरियां हैं, अगर तुम मॉलिक्यूलर डाइपोल्स की बातें करो तो पिकोमीटर्स में दूरियां मिलेंगी, तो आप देखें कि जो r है वो बहुत 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 बड़ा होता है a से, और यदि ऐसा आइडियल काइंड ऑफ डाइपोल जिनकी हम बातें कर रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल है, तो कुछ खास नहीं बचता है आपके लिए, तो हम r को लिखें और a को इग्नोर कर दें। दिस a कैन बी इग्नोर्ड इन फ्रंट ऑफ r, क्योंकि r पहले से ही बहुत बड़ा है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से आपने 10 रुपए किसी को दे दिए, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। और अगर इनके स्क्वायर्स को माइनस किया जाए फिर तो कुछ भी नहीं पड़ा, 10 का स्क्वायर इतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा, 1 करोड़ का स्क्वायर बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। इस तरह से बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत जल्दी उसी क्वांटिटी का स्क्वायर उतना नहीं बढ़ पाएगा, तो स्क्वायर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। वी कैन इग्नोर दिस a स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ r, तो हम कहेंगे 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस a स्क्वायर को तो हम लोग 0 की तरफ शूट कर देंगे, और जैसे ही 0 को शूट करेंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, r रेज़ टू पावर 4, इस r से r को काटेंगे बचेगा r की पावर 3, दिस बिकम्स 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, ये फार्मूला बन गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर आई, उस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, ये हमारा फार्मूला है, और ये फार्मूला अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट टाइप की चीज है। इसका सवाल और इसकी डेरिवेशन दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, महा जानदार, ऐसा याद कर लीजिए, है ना, बड़ी शानदार चीज है। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आइए डायरेक्शन की बातें करें। तो अगर तुम डायरेक्शन भी देखना चाहो मेरे बच्चों, तो तुम देखोगे कि ये प्लस चार्ज जो है वो p पॉइंट के पास है, और माइनस चार्ज जो है p से दूर है, तो लॉजिकली जो प्लस चार्ज की फील्ड होगी वो दूरी कम होने की वजह से ज्यादा होगी माइनस चार्ज की फील्ड से, तो प्लस की फील्ड ज्यादा और माइनस की फील्ड कम, तो अगर तुम देखो तो नेट फील्ड जो है वो प्लस चार्ज की फील्ड की तरफ आने वाली है। तो अगर प्लस चार्ज की फील्ड की तरफ नेट फील्ड आएगी तो हम लिख देंगे E नेट। अभी जो E नेट लिखा गया इसे अगर तुम गौर से देखो तो डाइपोल मोमेंट को भी देखो माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज आल्सो फ्रॉम माइनस टू प्लस। अब देखो डाइपोल मोमेंट भी लेफ्ट टू राइट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट है, और दोनों अगर लेफ्ट टू राइट दिखाई दे रहे हैं तो कॉमन सेंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डाइपोल मोमेंट के पैरेलल हो गया है, तो मैं इसे वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मैंने डायरेक्टली उसको p वेक्टर के पैरेलल लिख दिया। दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डिस्टेंट पॉइंट ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस भी पता है आपको, डिस्टेंट पॉइंट का लॉजिक भी यहां से समझ आया है आपको। ओए ये क्या हुआ, ये डिस्टेंट पॉइंट समझ आया,
फॉर्मूला है 2p/4πε0r3। आप देखें बहुत गौर से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से नहीं 1/r³ से फॉल कर रही है, यानी पॉइंट चार्ज की फील्ड का रेट ऑफ फॉल जितना होता है हमारे डाइपोल का रेट ऑफ फॉल उससे ज्यादा है। ठीक है, बहुत रैपिडली गिरती है इसकी फील्ड, ये इसका सिग्निफिकेंस था। अच्छा भाई अब क्या करें, अब दूसरा पॉइंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसे ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब होता है जो डाइपोल है उसकी लाइन मिला लीजिए, एक्सिस बना लीजिए, इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस पर बहुत दूर का मतलब क्या हुआ, आपने तुरंत ये बात कह दी कि r बहुत बड़ा है a से, डिस्टेंट का मतलब ही यही है कि r बहुत बड़ा हो गया a से। आपको फीलिंग अच्छी आई? अब क्या करें, कुछ खास नहीं, आओ देख देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की फील्ड जो होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज हेड करेगी, और जो माइनस चार्ज की फील्ड होगी वो P पॉइंट पर टुवर्ड्स द चार्ज हेड करेगी। ठीक, ये टुवर्ड्स द चार्ज हेड करेगी। इसको हम कह रहे होंगे, अगर तुम गौर से देखो तो इसे हम कह रहे होंगे E ड्यू टू प्लस Q, और इसे हम कह रहे होंगे E ड्यू टू माइनस Q। ठीक है ना, अच्छी बात। अब गौर से देखें बेटा कि ये एंगल अगर तुम्हें थीटा मिल रहा है तो फिर ये एंगल भी थीटा मिलेगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे, तुम कहेंगे दो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम कहोगे हाँ, तो देखो इनको ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए हाँ, ये बीच वाला r कॉमन हाँ, 90 SAS साइड एंगल साइड हमारी कॉन्ग्रुएंसी आ गई। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब मैं जानबूझकर आपको कहता हूं कि कंसीडर अ लाइन पासिंग फ्रॉम P पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के पैरेलल एक लाइन इमेजिन करें, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ये लाइन है। ठीक, अब ये थीटा एंगल तो करस्पॉन्डिंगली ये भी थीटा एंगल, ये थीटा एंगल तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा एंगल। क्लियर है मेरी बात? हाँ। अब देखो E ड्यू टू प्लस Q क्या लिखोगे समझना, E ड्यू टू प्लस Q लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। r का मतलब ये वाला r में, फील्ड पॉइंट बेटा आपकी यहां है और चार्ज यहां है, तो बीच का जो सेपरेशन है वो ये है, ये a है, ये r है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो √r² + a² निकलेगा। तो ये जो सेपरेशन है इसे हम r बोला करते थे, तो r² + a² आ जाएगा। रूट क्यों नहीं लिखा, अरे नीचे स्क्वायर होता है, रूट है, रूट भी गया और स्क्वायर भी गया। अच्छा, अगर तुम E ड्यू टू माइनस Q देखोगे तो वो भी तो वही आने वाली है। उसका कारण क्या है, इस सिमेट्री बताती है कि फील्ड पॉइंट और r के, फील्ड पॉइंट और चार्ज के बीच की दूरी फिर से r² + a² है, ये a है, ये r है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे वही मिलेगा जो पहले था, और चार्ज का फॉर्मूला तो 1/4 Q/r² होता है, r दोनों में बराबर। तो लॉजिकली जो मैग्नीट्यूड है प्लस Q का और माइनस Q की फील्ड का वो बराबर आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रही है। इन दोनों के मैं जानबूझकर आपको कंपोनेंट करके दिखाता हूं कि आपको एक कंपोनेंट आएगा यहां पे E cos थीटा और एक कंपोनेंट बचा ऊपर की तरफ चला जाएगा, दैट वुड बी E sin थीटा। ठीक, और दोनों का E बराबर है मैग्नीट्यूड में, ध्यान रखना। एक नीचे वाले का कंपोनेंट ऊपर करो तो फिर से आएगा बेटा आपका E cos थीटा, और नीचे कंपोनेंट अगर आप करेंगे तो आएगा बेटा E sin थीटा। आप देखेंगे कि E sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड वन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, दोनों एक दूसरे को मार देंगे, इनका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये E cos थीटा, एक प्लस वाले का cos थीटा, एक माइनस वाले का cos थीटा कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट विल बी द E नेट ड्यू टू द डाइपोल, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स E cos थीटा। क्लियर है मेरी बात? E क्या है तो हम कहेंगे वो तो ये है, दोनों में से किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो यार, है तो बराबर ही। तो E जो है वो हमारी ये लिखी हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पे लिखा 2 और E की जगह लिखा मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r² + a² और यहां पे लिखा हम लोगों ने cos थीटा। अब ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। cos थीटा पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, अगर P पॉइंट फिक्स किया तो क्या है, थीटा भी फिक्स हो गया, तो जवाब है हां, थीटा फिक्स हो गया।
थीटा के फिक्स होते ही आप कहेंगे कि सर cos थीटा की जरा वैल्यू बता के बताइए, तो हम कहेंगे cos थीटा क्या होता है, तुम कहोगे cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में देखो गौर से, बेस जो बना हुआ है वो a है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज तो ये, तो लॉजिकली cos थीटा की वैल्यू आई a अपॉन 2 हाँ अब आया a अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मैं जानबूझकर इसे ऐसे लिखता हूं कि a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। अभी आपको समझ आएगा कि इसका रंग बदल देने से क्या होगा। इसका रंग बदलने से ये होगा कि अब मैं इस तरफ अगर e नेट लिखूं आपके लिए तो आप पाओगे वही फॉर्मूला 2 into q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर वो बीच में लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 और cos थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मैं निकाल चुका हूं a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। इनमें देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आई वुड बी राइटिंग इट एज 2aq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड नाउ इट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और पावर कितनी बन गई, 1 और आधा यानी 1.5 यानी 3/2 ये बन गई पावर। कोई बच्चा कहेगा 2aq, तो जाना पहचाना भाई है अपना कि 2aq को देखोगे तो ये बन जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट। तो p का फॉर्मूला है 2a टाइम्स q, क्योंकि बीच का सेपरेशन 2a है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बन गया 2aq बन गया p। तो हमने लिखा p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। दुनिया खुश है ये पढ़कर और सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा कि बीसी पेज पे सब निपटाना है, ठीक। तो कोई बच्चा कहेगा इसमें क्या हो गया, अभी तो आपने वो लिमिट लगाई नहीं, तो हम कहेंगे हाँ डिस्टेंट पॉइंट है, अगर पॉइंट डिस्टेंट है बहुत दूर है और r बहुत बड़ा है a से, तो दिस a कैन बी शूटेड डाउन, इसको खत्म कर दीजिए। तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ r क्यूब। तो जब मैं इसको इक्वाटोरियल लाइन पर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि मैंने a को खत्म कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे लिए बचा बेटा आपके लिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पे फील्ड का एक शानदार प्यारा सुंदर फॉर्मूला है, गौर से देखिए। तो ये फॉर्मूला p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, जबकि इससे पहले जब हमने एक्सिस पर निकाला था तो वो 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है। इसका मतलब एक्सिस पर फील्ड उसी r दूरी पर ज्यादा होगी और इक्वाटोरियल लाइन पर उसी r सेपरेशन पर फील्ड आधी होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आप देखें हमने अभी डायरेक्शन के बारे में बहुत जानकारी नहीं दी। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी डाइपोल मूवमेंट की, पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो इस तरफ आ रही है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो आई वुड बी राइटिंग इट एज -p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये क्या बकवास है, कुछ खास नहीं है, बस माइनस लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये थोड़ी छोटी सी चीज है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल पॉइंट। एक छोटा सा रिलेशन ये निकल के आ रहा है कि अगर आप एक्सिस पर फील्ड देखते हैं तो एक्सिस पर फील्ड आती है 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और अगर आप इक्वाटोरियल पॉइंट पर फील्ड देखते हैं तो आती है p बाय, मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है अपने को, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करो तो एक्सिस की फील्ड डबल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सिस की फील्ड है वो बेटे 2 टाइम्स इक्वाटोरियल फील्ड है, ठीक है ना। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार पूछा जाता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंटीन्यूअसली पूछा जा रहा है भाई, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसे, तो ये याद होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, एकदम आसान है। इसे वेक्टर में कर रहा हूं तो एक्सिस के साथ में माइनस लगा दो ताकि इक्वाटोरियल का पता चले कि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बच्चा इसे इग्नोर नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा, और याद रखना है कि इक्वाटोरियल लाइन पे जो फील्ड है वो एक्सिस की फील्ड से आधी होती है। दोनों चीजें कर ली हमने, अब चर्चा आती है किसी जनरल पॉइंट पे क्या होगी डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, गौर से देखना। इसको लिखने के बड़े अच्छे तरीके हैं,
मैं आपको जानबूझ के बताता हूँ कि आर वेक्टर क्या है और ये क्या है। आर वेक्टर का मतलब वो डिस्टेंस वेक्टर है जो हमें जहां से निकालना है, मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, मिड पॉइंट से अगर दूरी नापे तो ये आर वेक्टर होगा। और आर वेक्टर का हेड जो होगा बेटा वो उस पॉइंट पर होगा जहां पर फील्ड निकालनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का हेड वहां होना चाहिए जहां हमें फील्ड फाइंड करनी है, यानी फील्ड पॉइंट पर हेड होगा। अगर मैं डाइपोल मोमेंट को देखूं बेटा, तो डाइपोल मोमेंट मुझे माइनस से प्लस की तरफ दिखाई देता है, और अगर मैं आर वेक्टर को देखूं तो वो यहां दिखाई देता है। अब ये जो मैं एंगल आपको लिख रहा हूं थीटा, ये एंगल किनके बीच का एंगल है, तो गौर से देखो, डाइपोल मोमेंट जैसे हम P बोल रहे हैं और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो आई डिफाइन कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड P वेक्टर। स्पेसिफिक है, याद रखना है। मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूं, इस बात को देखना गौर से, कि मैं इस डाइपोल मोमेंट व्हाटएवर बी द गिवन इज डाइपोल मोमेंट, P into Q into 2a इज द डाइपोल मोमेंट, कोई स्पेशल बात नहीं है। अगर आप P को देखें तो P का फॉर्मूला होगा 2a times Q, ये होगा। तो मैं इसे P ही लेके चल रहा हूं, कुछ और लेके नहीं चल रहा हूं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स पर हैं, वन इज somewhat along the r vector and one is perpendicular to r vector। ये क्या बकवास है? किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट ही होते हैं, जो भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट तो हो ही जाएंगे, और दो तरह के कंपोनेंट करते हैं, एक अपनी मर्जी की डायरेक्शन और दूसरी उसके परपेंडिकुलर, तभी तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स बनेंगे। तो एक हमने कंपोनेंट किया इस अपने डाइपोल का यहां पर, मतलब r के अलोंग, और एक किया r के परपेंडिकुलर। पहला कहां है? r वेक्टर के अलोंग और दूसरा r वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये याद रखना है साहब। अगर इसे देखें तो ये बनेगा P cos थीटा, और इसे देखें तो ये बनेगा P sin थीटा। अब मैं अपने इस वेक्टर को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये कोई वेक्टर नहीं था। हम मानते हैं कि अब मेरा डाइपोल ये P नहीं है, जबकि दो डिफरेंट डाइपोल्स हैं, वन इज P cos थीटा, अदर इज P sin थीटा, और P पॉइंट पर जो फील्ड है वो P cos थीटा और P sin थीटा जैसे दो डाइपोल से आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर देखें तो P cos थीटा वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस पर ही है, क्योंकि अगर P cos थीटा वाले कंपोनेंट को देखो तो उसकी तो एक्सिस पर ही आ रहा है, और एक्सिस पर जो फील्ड होती है वो अलोंग द एक्सिस ही होती है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही होती है। तो आपने अलोंग द डाइपोल मोमेंट बनाया, और दूसरी बात ये जो है इस फील्ड को लिख सकते हैं 2p by 4 pi epsilon naught r cube। अभी हम लोगों ने एक्सिस की फील्ड देखी थी, दैट इज 2 pi upon 4 pi epsilon naught r cube। लेकिन अब ये p हमारा p नहीं है, जबकि p cos थीटा हो गया है, क्योंकि मेरे वाले डाइपोल की एक्सिस पर p पॉइंट नहीं है, ये इस p cos थीटा की एक्सिस पर है, तो वो बन गया p cos थीटा। अच्छा, अब ये जो p sin थीटा है, क्या ये r उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? तो हम कहेंगे हाँ। तो p पॉइंट भी इस p sin थीटा वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है? तो हम कहेंगे हाँ। अगर ऐसा है तो हम ये कह देंगे कि ये p पॉइंट इस p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड होती है डाइपोल की वजह से वो डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। हम कहेंगे हाँ यार बात तो सही, तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर ली। और अगर इस वाली फील्ड को हम देखें तो ये फॉर्मूला बनेगा P by 4 pi epsilon naught r cube। ध्यान रखिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि P sin थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया तो फील्ड का फॉर्मूला P by 4 pi epsilon naught r cube होगा। लेकिन ये P थोड़ी है, डाइपोल तो P sin थीटा है, तो हमने P क्यों लिया है? हमें तो P sin थीटा लेना है, क्योंकि जिस डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट मान रहे हैं वो डाइपोल P sin थीटा है। अब क्या दिक्कत है? ये दोनों भैया 90 डिग्री पर है, तो चुपचाप से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर मैं कहूं कि E नेट क्या होगा, तो E नेट, इसको E1 बोल देते हैं, इसे E2 बोल देते हैं, तो आई वुड बी राइटिंग इट एज स्क्वायर रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब क्या करना है? कुछ खास आपको नहीं करना, बस E1 E2 को स्क्वायर करके ऐड कर देना, नथिंग स्पेशल। तो आप देखें E1 की जगह क्या लिखेंगे? 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r क्यूब, और इस पूरे का स्क्वायर, और फिर प्लस किया, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है? p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और इस पूरे का स्क्वायर। आप देखें ये जो p स्क्वायर है और नीचे का पूरा टर्म है ये दोनों से कॉमन आ जाएगा। सबका स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट के बाहर भी ले सकते हैं, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। इट वुड बी कमिंग आउट एज p by 4 pi epsilon naught r क्यूब। आप यहां पर देखें तो क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई बच्चा कहेगा यार 4 ना होता ना तो ये 1 बन जाता, तो तकलीफ किस बात की है, 4 को 3 plus 1 में तोड़ लो यार, तो इसको 3 plus 1 में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, गौर से देखना, 4 pi epsilon naught r क्यूब। आप इसे देखोगे तो लिखोगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये क्या किया आपने, कुछ खास नहीं है बेटे, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मतलब 4 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो आपने इसे 4 cos स्क्वायर थीटा बना दिया। लेकिन अगर तुम इसे देखोगे तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जोड़कर कितने आते हैं, 1। तो हमारे लिए क्या बना बेटा, गौर से देखना, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड दिस इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है p by 4 pi epsilon naught r क्यूब स्क्वायर रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला ना सिर्फ अच्छा है बल्कि इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगर आप इस थीटा की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो एक्सिस पर पहुंच जाएंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 plus 1 4, 4 का मतलब रूट लगाओगे 2, तो 2p by 4 pi epsilon naught r क्यूब आएगा। इसका मतलब वो एक्सिस के फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहुंचोगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इफ यू गेट अ 90 आउट ऑफ इट तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, रूट 1 का मतलब 1 होगा, तो p by 4 pi epsilon naught r क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल वाले फार्मूला को भी जस्टिफाई करता है। तो दिस फार्मूला कैन ब्रिंग अस टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट, कहीं भी आ सकता है, इससे फार्मूला निकाल सकते हो। तो आपको ये याद रहेगा तो कोई भी पॉइंट का फार्मूला आ जाएगा। ध्यान रखें इस फार्मूले में खास बात क्या है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड r वेक्टर, और ये किसी भी पास वाले पॉइंट की फील्ड नहीं निकाल सकता, हमेशा ये डिस्टेंट पॉइंट की फील्ड ही निकाल पाएगा। ये छोटी सी बात है। अब क्या कहानी है, कुछ खास नहीं, आज लेक्चर का समापन है, बस ओवर। आपको अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कर ली डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जनरल पॉइंट पे। अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट अ जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल की वजह से। फिर हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल लाइंस, कर्व्स के बारे में जानेंगे, और ये देखेंगे कि जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो डाइपोल एक्चुअली क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, तो हम ये भी सीख रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छी तरह इस बात को जानेंगे, सीखेंगे और मजा लेंगे इसका। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नहीं किया है सब्सक्राइब तो मेरे बच्चों मेरी बात को मानिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एसआरटी एकेडमी चैनल को, क्योंकि ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि वन शॉट टाइप वीडियोस नहीं है कि आपको 1 घंटे के अंदर सारे टॉपिक पढ़ा दिए, जिसमें आपकी स्पीड भी मेंटेन इतनी ज्यादा हो गई कि आपको समझ ही नहीं आया। धीमे पढ़ा रहे हैं, कंसोलिडेट करिए इसे अच्छी तरह से, साल भर में आपको समझ आएगा कि बहुत कुछ सिखा दिया आपको और आपको सच में आ गया। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आईआईटी के का बैकग्राउंड है, आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ाएंगे। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, किसे, आरटी एकेडमी को, और ना भूलिए नाम आरटी एकेडमी का, और ना ही मेरा नाम भूलिए, इंद्रजीत सिंह आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहे हैं आपको। दिल खुश हो जाएगा अगर आप साल भर फॉलो करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, मैंने आपको बता दिया हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। तब तक अगले लेक्चर में ध्यान से आना, पोटेंशियल पढ़ेंगे, अच्छा बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।